नमस्कार, हेलो, मैं हूँ शिवांगी, आपकी एजुकेटर और आज हम जिला विशेष की दूसरी क्लास लेके आए हैं जो उदयपुर के बारे में है। जो इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, हम जिला विशेष की एक क्लास ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जयपुर के बारे में। मैं बता देती हूँ फिर से क्या है जिला विशेष। जिला विशेष आपके लिए एक डिस्ट्रिक्ट डिकोडेड टाइप की सीरीज है, यानी एक वन स्टॉप सोल्यूशन टाइप की सीरीज है, जिसमें हम पीवाईक्यू से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, तथ्य, फैक्ट सब कवर करते हैं। इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हर चीज से, कल्चर से रिलेटेड सब कुछ कवर कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाए पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। आप चाहे तो इतिहास ही पूरे 3-4 साल पढ़ सकते हैं और वो फिर भी खत्म नहीं होगा। लेकिन क्या है जो राजस्थान यानी आरएएस प्रीलिम्स में पूछा जाता है, कौन से तथ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से तथ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसी को ध्यान में रख के ये पूरी क्लास कवर की गई है, जिसमें हम ये सब कवर करने वाले हैं। क्या है वो? इतिहास, भूगोल, जलवायु, नदियां, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, जनसंख्या यानी सेंसस, पर्यटन, टूरिज्म, शिक्षा, कल्चर। लास्ट में आपसे एक एमसीक्यू भी मैं पूछूंगी। क्लास के दौरान भी मैं आपसे सवाल पूछती हूँ और आपको हमेशा इंकरेज करती हूँ कि हर पूछे गए सवाल का जवाब दीजिए। इससे आप क्रिटिकली सोचने के लिए कैपेबल होंगे, कंटेंट को समझने और एलिमिनेशन करने की आपकी जो समझ है वो बढ़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं उदयपुर जिले की। जो उदयपुर जिला है वो आज जो प्रेजेंट स्थिति में है ऐसा हमेशा से नहीं था। उदयपुर एक जो भाग है मेवाड़, उसका हिस्सा था। उस मेवाड़ में कई और चीजें भी आती थी। कौन कौन आता था? जैसे आता था राजसमंद, ठीक है, चित्तौड़ आता था, भीलवाड़ा आता था और उदयपुर उसका भाग था। उसी मेवाड़ का हिस्सा था उदयपुर। जो लेकिन उदयपुर आज प्रेजेंट स्टेट में है, जिसे हम घूमने जाते हैं, जिसके फोटोज हम देखते हैं, जिसकी टेरिटोरियल एक्सटेंशन हमको पता है, वो किसने बनाया? वो बनाया महाराणा उदय सिंह ने, महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने। और कब बनाया? 1559 ईस्वी में, यानी 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने इसको, जो प्रेजेंट स्टेट है उदयपुर का, उसका फॉर्म दिया। बात करते हैं यहाँ की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान की। देखा जाए तो उदयपुर का अपना एक फीचर है। वो क्या है? अगर आपको बहुत सारे सिटीज के या जगहों के पिक्चर्स दिखा दिए जाएं तो मैं श्योर हूं कि आप उदयपुर को पहचान लेंगे। क्यों? क्योंकि उदयपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, एक ऐसा शहर है जो पानी से घिरा हुआ है। जो अरावली की पर्वतमाला है, शंखमाला है, उससे घिरा हुआ है। और जो ये पिक्चर है ये तो 2% भी नहीं है जो असलियत में उदयपुर इतना खूबसूरत है। इसी वजह से उदयपुर को काफी नाम भी दिए गए हैं। कौन कौन से नाम दिए गए हैं उदयपुर को? लोग कहते हैं सिटी ऑफ द लेक्स, क्योंकि इतनी सारी लेक्स हैं यहाँ पे कि खत्म ही नहीं होती। और श्रृंखला है लेक्स की, एक लेक दूसरे में मिलती है, फिर वो तीसरे में मिलती है। इस तरह की श्रृंखला से घिरा हुआ है उदयपुर, इसलिए इसको सिटी ऑफ द लेक्स भी कहते हैं। इसको कहते हैं वीनस ऑफ द ईस्ट, यानी कि ईस्ट का वीनस इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वीनस नाम का एक शहर है वेस्ट में जो इतना ही खूबसूरत है, पानी से घिरा हुआ है। बट मुझे लगता है कि वीनस को उदयपुर ऑफ द वेस्ट कहना चाहिए, क्योंकि वीनस इतना खूबसूरत नहीं है जितना उदयपुर है मेरे हिसाब से। बात करते हैं, बहुत फेमस हिस्टोरियन है जेम्स टॉड, उन्होंने इसको कहा था वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक प्लेसेस ऑन द अर्थ। टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से कहा था, क्योंकि लोग इसको जब प्री वेडिंग शूट्स होते हैं, वेडिंग डेस्टिनेशंस की बात हो गई, ट्रिप्स हो गई, उदयपुर को कंसिडर करते हैं। यहाँ का तापमान भी न्यूट्रल ही रहता है, बाकी जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके मुकाबले बीएसएच में कोपिन क्लाइमेट में ही रहता है। इसके अलावा यहाँ पे हमको बहुत सारी सिविलाइजेशंस देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी सिविलाइजेशंस होती हैं वो? जैसे आहड़, जो प्रेजेंट मेवाड़ है वो आहड़ से शुरू होता है। लोगों को लगता है कि जो मेवाड़ का एग्जिस्टेंस था वो चित्तौड़ से हिस्ट्री से शुरू होता है, लेकिन जो आहड़ का जो प्रेजेंट सिविलाइजेशन है वो शुरू होता है आहड़ से। आहड़ नाम के एक राजा भी थे जिन्होंने हुन वंश की जो प्रिंसेस थी उनसे शादी की थी। देखा जाए तो हमारे इतिहास में वो पहली इंटरकास्ट ही नहीं, इंटर कंट्री शादी थी। राजस्थान के इतिहास में किससे शादी की थी? हुन डायनेस्टी की प्रिंसेस से। बात करते हैं आहड़ सिविलाइजेशन की। उदयपुर शहर में ये है और ये किनारे है बैराज नदी के। बेड़च नदी है, उसके किनारे है ये। यहाँ पे काले लाल मृदभांड यानी ब्लैक एंड रेड वेयर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सफेद चित्रकारी यानी व्हाइट पेंटिंग्स यहाँ देखने को मिलती हैं। तांबे के औजार हैं, मनके हैं, चूल्हे हैं, मकान हैं और धातु कलाने के प्रमाण हैं। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट अगर बैरच नदी के किनारे या फिर बेड़च नदी के किनारे या फिर आहड़ सिविलाइजेशन की बात होती है तो कौन सा प्रूफ है जो सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है? तो वो पूछ सकते हैं आपसे कि किस सिविलाइजेशन में सबसे ज्यादा हमको धातु गलाने के प्रमाण देखने को मिलते हैं? तो मिलते हैं हमको आहड़ में। इसके बाद बात करते हैं बालठाल की। ये वल्लभनगर उदयपुर में है।
कातार नदी के पश्चिमी तट पे देखने को मिलता है। यहाँ पे भी बहुत सारे हमको प्रूफ देखने को मिलेंगे, जैसे आप देख सकते हैं दुर्गुनुमा बस्ती, बड़े अनाज के भंडार जिनको हम सिलोस कहते हैं, तांबे के औजार, पत्थर के उपकरण, और यहाँ हमको कृषि के प्रमाण यहाँ पे देखने को मिलते हैं। साथ में मानव के कंकाल भी है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ग्रेनरी यानी कि बड़े अनाज के भंडार यानी सिलोस, और कृषि के यहाँ पे प्रूफ देखने को मिलते हैं। बात करते हैं गिलुन की, जो राजसमंद में है, मेवाड़ क्षेत्र का ही हिस्सा है। राजसमंद उदयपुर का हिस्सा नहीं है, मेवाड़ का हिस्सा रहा है। मेवाड़ के जैसे मैंने आपको बताए थे 4 जो थे उसमें से राजसमंद है। बनास नदी के किनारे है ये। यहाँ विशाल यानी कि बिग सिविलाइजेशंस देखने को मिलती हैं। गोदाम यानी वेयर हाउसेज हैं। 100+ सील्स देखने को मिलती हैं। मिट्टी के पात्र हैं और व्यापार के प्रमाण हैं। सॉरी, देखिए यहाँ पे कौन से आपसे पूछ सकते हैं प्रूफ, बहुत सारे हैं। ये तो मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लिख दिए। इसके अलावा आपको छोटे मोटे और भी बहुत सारे चीजें हैं जो इन सिविलाइजेशन से प्राप्त हुई हैं, वो मिल सकती हैं। पर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि 100 से अधिक सील्स हमको किस सिविलाइजेशन से मिलती हैं, वो गिलियन से मिलती हैं। और व्यापार यानी ट्रेड के प्रमाण हमको यहाँ से देखने को मिलते हैं। बात करते हैं उजियाना के बारे में, जो कि भीलवाड़ा में है, जो कि भी मेवाड़ का हिस्सा था। बनास के यहाँ पे तंत्र के यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे चित्रित मृदभांड यानी कि पेंटेड एंड टेराकोटा के बेल एंड गाय की मूर्तियां यहाँ पे हमको देखने को मिलती हैं। ये हो गई आपकी सिविलाइजेशन। बात करते हैं अब उदयपुर के इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस यानी कि अभिलेखों के बारे में। इन पे क्वेश्चंस बनता ही है। आपने अगर PYQ किए होंगे तो आप ये जानते होंगे कि इंस्क्रिप्शंस हो गए, सिविलाइजेशन हो गए, ये ऐसी चीजें हैं कि लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। उनको लगता है कि बड़ा तथ्य है, बट तथ्यों को याद करने का एक ही तरीका है, रिवीजन। रिवीजन वो भी चेन में। अगर आप सारे इंस्क्रिप्शन एक साथ पढ़ने लगेंगे, मान लीजिए आपने पूरे राजस्थान के इंस्क्रिप्शन उठा लिए, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो कहाँ है। इसलिए हम आज पर्टिकुलरली सिर्फ उदयपुर की बात कर रहे हैं। सिर्फ उदयपुर में पाए गए इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे, किसने वो बनाए उनकी बात करेंगे, आगे जाके उन राजाओं के नाम आएंगे, उनके द्वारा किए हुए कार्यों के नाम आएंगे, तो आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे और फिर उन फैक्ट्स को याद करना, उन तथ्यों को याद करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। बात करते हैं सामोली अभिलेख की, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिलेख इंस्क्रिप्शन है, जो महाराणा शिलादित्य के वक्त का है। मेवाड़ की जो प्रारंभिक काल है उसकी जानकारी हमको यहाँ से देखने को मिलती है। बात करते हैं कुंडेश्वर महादेव अभिलेख की। यहाँ पे हमको गुहिल वंश के इंफॉर्मेशन मिलती है, गुहिल वंश की वंशावली की भी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो वंशावली की पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सिर्फ हमको कुंडेश्वर महादेव से मिलती है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि गुहिल वंश की वंशावली यानी कि जनरेशन यानी पिता कौन थे, उनके पुत्र कौन थे, इस बात की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो वो मिलती है हमको कुंडेश्वर महादेव अभिलेख से। बात करते हैं चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ अभिलेख की, जो कि अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बस इंपॉर्टेंट है वंशावली के लिए। राणा कुंभा, जो कि एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट, और आर्किटेक्ट में उन्होंने बहुत महारत हासिल की थी। कुंभलगढ़ जैसे किले के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने बहुत किताबें लिखी थी, बहुत बड़े ज्ञानी और एक बहुत आर्टिस्ट राजा थे ये। उनके काल का है ये। मेवाड़ पे विजय एवं उनकी वंशावली का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या है? चित्तौड़ कीर्ति स्तंभ। बात करते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति की। ये राणा कुंभा के निर्माण यानी राणा कुंभा ने जो भी कार्य किए हैं, जो भी निर्माण किए, उनके बारे में बताता है, उनकी सैन्य उपलब्धियों के बारे में बताता है और इतिहास का एक मुख्य स्रोत है। ये लास्ट है जयराज प्रशस्ति, जो कि राजसमंद में है, इंपॉर्टेंट है। राणा राज सिंह के बारे में अब आप ये मत पूछिएगा कि मैम राजसमंद क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग के इतिहास में मेवाड़ कवर करेंगे, तो मेवाड़ में वो सब आता है। तो हम इसलिए राजसमंद या भीलवाड़ से रिलेटेड कोई फैक्ट होगा, वो चित्तौड़ से रिलेटेड कोई फैक्ट होगा, वो तो थोड़ा थोड़ा उनको भी कवर करेंगे, ताकि आप बात करें कि हम इस वक्त पूरे मेवाड़ की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम ज्योग्राफी पे जाएंगे तो स्टार्टिंग में मेवाड़ को कवर करेंगे, पर जब हम सेंसस की बात करेंगे तो हम सिर्फ उदयपुर की बात कर रहे होंगे, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। राणा राज सिंह के समय का है, रणछोड़ भट्ट द्वारा इसको रचित है और विश्व का वन ऑफ द नहीं, इट्स विश्व का सबसे बड़ा स्टोन इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख है, इसलिए ये आपके लिए हो जाता है वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बात की गुहिल वंश के बारे में। तो जो प्राचीन इतिहास है इस वक्त हमारे उदयपुर का, वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ चित्तौड़ से शुरू नहीं होता, वो आहार से शुरू होता है। आहार सिविलाइजेशन शुरू होता है। क्या थी आहार सिविलाइजेशन, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में। अब हम बात करेंगे गुहिल वंश के बारे में। गुहिल वंश की स्थापना किससे हुई थी? गुहिल वंश की स्थापना हुई थी गुहिलादित्य, यानी गुहिल उनका नाम था, गुहिलादित्य भी था, इसलिए गुहिल वंश उनका नाम पड़ा। ऑलमोस्ट कब? 566 CE में गुहिल वंश की स्थापना की थी गुहिलादित्य ने। इन्होंने नागदा को क्या बनाया था? अपना कैपिटल बनाया था। किसने बनाया था?
गुहिलादित्य ने नागदा को अपना कैपिटल बनाया था। हमको गुहिल वंश में बहुत सारे महान राजा, महान योद्धा देखने को मिलते हैं, वो हम सब आगे देखेंगे, बट वही जो इम्पोर्टेंट है PYQ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गुहिल वंश आ चुका है, गुहिलादित्य ने उसे बना दिया है, नागदा को अपनी राजधानी बना लिया है। आगे जाके हमने ये भी देखेंगे कि किस तरीके से उसी गुहिल वंश से सिसोदिया वंश की शुरुआत होती है। तो कैसे होती है कि गुहिल वंश 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है, एक हो जाता है आपका राणा, दूसरा हो जाता है रावल। राणा नाम का टाइटल कौन यूज करते हैं? सिसोदिया यूज करते हैं, जैसे कि हमको देखने को मिल रहा है। प्रारंभिक क्षेत्र की बात करें तो शिवी नाम की एक जनजाति थी जो यहाँ पे रहती थी गुहिल वंश से भी पूर्व। उन्होंने मध्यमिका को अपनी मध्यमिका जो नगरी है फिलहाल एट प्रेजेंट, उसको अपनी प्राचीन राजधानी बनाया था। और ये कहाँ के थे? शिवी नाम की जो जनजाति थी ये चित्तौड़ की जनजाति थी। बात करते हैं वंश की उत्पत्ति के मत पर। देखिए इस पर भी आपसे पक्का सवाल बनेगा, क्योंकि जब हम इतिहास की बात करते हैं तो किसने कौन सा युद्ध किया, इंस्क्रिप्शन, ये थोड़ा इजी हो गया है। इंस्क्रिप्शन पर सवाल बनते हैं, अभिलेखों पे सवाल बनते हैं, युद्धों पे सवाल बन सकते हैं, किसने क्या लिखा है इस पर तो बहुत सवाल बनते हैं। और सवाल बनता है कि जब हम ओरिजिन की बात करते हैं, कि अगर हम किसी वंशावली की बात करें, किसी वंश की बात कर रहे हैं, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से हुई। हर इंसान का अपना एक मत होता है किसी की ओरिजिन को लेके। तो हम यहाँ पे मत की बात कर रहे हैं गुहिल वंश की। तो GH ओझा कहते हैं कि वह सूर्यवंशी राजपूत थे, सूर्य के वंशज थे। यहाँ पे डॉक्टर दशरथ शर्मा का मानना है कि उनका जो ओरिजिन है वो ब्राह्मण का है। अबुल फजल कहते हैं कि वो विदेशी थे, यानी ईरान से वो उनको संबंध करते हैं। और RC मजुमदार, CV वैद्य और नैन्सी इनको वल्लभी, जो गुजरात के जो वल्लभी सेक्ट है उससे इनको रिलेटेड मानते हैं। अब बात करेंगे हम गोहिल के जो गुहिलादित्य थे, इन्होंने इसको शुरू किया। इनका जन्म गुजरात से माना जाता है। इनके पिता थे शिलादित्य और इनकी माता थी पुष्पावती, और स्थापना 566 ईस्वी में हो चुकी है। प्रारंभिक राजधानी नागदा थी, फिर आहर जो उदयपुर के पास है, बाद में यहीं से चित्तौड़ की शुरुआत होती है। बात करते हैं एक और महान शासक की जो गुहिल वंश से थे, वो थे बप्पा रावल। ठीक है, इनको कालभोज भी कहते हैं। गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक जिन्होंने कहते वास्तव, अब जब आप पढ़ते हैं कि एक होता है संस्थापक, एक होता है वास्तविक संस्थापक। क्या फर्क होता है दोनों में? संस्थापक शुरू करता है, उससे चीजें शुरू होती हैं, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक होता है वो चीजों को आकार देता है, स्ट्रक्चर देता है, एक नया मायना देता है। इसमें कौन आते हैं? बप्पा रावल, जिसको हम कालभोज भी कहते हैं। इनके गुरु थे हरित ऋषि। 734 में इन्होंने मान्य मौर्य को हराया था और चित्तौड़ पर अपना अधिकार प्राप्त किया था। यहाँ पे हम लोग राजधानी का क्रम है। नागदा को राजधानी किसने बनाया था? गुहिल वंश में। यहाँ बीच में कौन आया? आहाड़ आया। फिर चित्तौड़ राजधानी बना, फिर बना गोगुंदा जो कि कुछ वक्त के लिए था, टेम्परेरी राजधानी थी। फिर है उदयपुर प्रेजेंट में। प्रारंभिक शासन में हमको जैत सिंह देखने को मिलते हैं, जिन्होंने भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को हराया था। और डॉक्टर दशरथ शर्मा इनको कहते हैं कि इनके काल में उदयपुर को स्वर्ण काल की, मतलब मेवाड़ को एक्चुअली स्वर्ण काल की तरह देखा जाता था। ये इन्होंने 6 सुल्तानों को देखा था अपने काल में। ये भी इनके बारे में काफी फेमस है कि ही 100 कितने 6 सुल्तान को इन्होंने देखा था। अब हम बात करते हैं किसकी, इससे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि एक और थे, कौन थे? रण सिंह। जब मैंने ऊपर आपको बताया था ना कि गुहिल वंश 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था, किसमें हो गया था? रावल और राणा। तो राणा नाम का टाइटल कौन यूज करते थे? सिसोदिया डायनेस्टी के लोग। ये किसके टाइम पे हुआ था ये विभाजन? रण सिंह के वक्त ये विभाजन हुआ था। तो ये आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस राजा या किस शासक के दौरान जो गुहिल वंश था वो 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था? रण सिंह के दौरान। बात करते हैं रावल रतन सिंह की। ये वही हैं जिनके ऊपर मूवी भी बनी हुई है पद्मावत, उसमें आपने इनको देखा होगा। ये अंतिम रावल राजा थे और रानी पद्मिनी से इनका विवाह हुआ था। रानी पद्मिनी कहाँ की थी? सिंघल की थी। इनके प्रमुख स्रोत में आता है पद्मावत, जो किसने लिखी है? जायसी ने लिखी है। फिर गोरा बादल चरित्र और खजाइन उल फितु, ये कुछ सोर्सेज हैं जो किसने लिखे हैं, जो किसकी बात करते हैं? पद्मावत और राजा रतन सिंह की, जिसमें डिस्क्रिप्शन हमको देखने को मिलता है। बात करते हैं राणा हम्मीर की। जो राणा हम्मीर थे वो राणा, जैसे आप टाइटल से देख सकते हैं, तो किसके थे वो? राणा शाखा यानी सिसोदिया के थे, और उसके प्रथम शासक थे। और चित्तौड़ का पुनः उन्होंने प्राप्त किया था। ऑलरेडी वो हम लूज कर चुके थे,
और सिंगौली के युद्ध में ये जीते थे। तो यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं सिंगौली का युद्ध किसने जीता था? राणा हमीर ने। बात करते हैं राणा लाखा के बारे में। इन्होंने जावर में चांदी के खानों से आर्थिक समृद्धि प्राप्त की थी, इसलिए इनके वक्त पे जो आर्थिक स्थिति थी राज्य की वो काफी बेहतर हो गई थी। राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग में अपना योगदान दिया था। विजय स्तंभ में इनके हमको वो देखने को मिलती है। इतिहास अपने आप में एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। अगर मैं सिर्फ आपको इतिहास पढ़ाने बैठ जाऊंगी तो कम से कम 4 क्लासेस लगेंगी, वो भी एक घंटे की, फिर भी इतिहास कवर नहीं होगा। सिर्फ गोहिल वंश की बात मैं कर रही हूँ। सारे तथ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ही तथ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे इस वक्त आपके सामने मौजूद है। बात करते हैं रावल शाखा की। तो बप्पा रावल के ये वंशज हैं, इनकी राजधानी थी चित्तौड़। इस शाखा में 1303 ईस्वी तक ये जो शाखा थी किसकी? रावल की वो रही। लास्ट इनके कौन थे? रावल रतन सिंह, जो हमने पीछे देखा अभी। अंतिम थे रावल रतन सिंह, जिनके समय में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। अब बात करते हैं राणा यानी सिसोदिया शाखा की। यह शाखा सिसोदिया गांव में रहने के कारण सिसोदिया कहलाती है। इनका जो गांव था वो सिसोदा था। राणा हमीर ने 1326 में इसे चित्तौड़ पर जीता था। और हमने अभी बताया था कि उन्होंने कौन सा युद्ध जीता था। अगर आप फिर से भूल गए, स्लाइड एक बार वापस कीजिए, फिर से देखिए कि राणा हमीर ने कौन सा युद्ध जीता था, फिर वो आपको बिल्कुल याद रहेगा, आप उसको भूलेंगे नहीं। इसी शाखा में आगे हम लोग को राणा लाखा, राणा कुंभा, राणा राजमल, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह जैसे महान योद्धा और महान शासक देखने को मिलते हैं। ये देखिए बप्पा रावल के बारे में, क्योंकि बप्पा रावल अपने आप में, जिनको हम कहते हैं कि वो असली शासक या असली गोहिल वंश के संस्थापक थे, क्यों थे, उनके बारे में कुछ जानकारी हम देखते हैं। गोहिल वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध इनको कहते हैं और असली शासक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक स्ट्रक्चर, एक आकार दिया था गोहिल वंश को। ये वास्तविक मेवाड़ के संस्थापक माने जाते हैं। चित्तौड़ दुर्ग पर इन्होंने अधिकार स्थापित किया। चित्तौड़ दुर्ग जो आज एट प्रेजेंट है, सबसे पहले इन पे अधिकार किसने स्थापित किया था? बप्पा रावल ने। बप्पा रावल थे गोहिल वंश के। एकलिंग जी के दीवान इनको कहते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। गोहिल वंश के कौन से शासक एकलिंग के दीवान कहलाए जाते हैं? वो हैं बप्पा रावल। सामोरी अभिलेख के इनके बारे में जानकारी मिलती है। आठपुर अभिलेख के इनके बारे में जानकारी मिलती है। इतिहासों के मत के अनुसार, जो मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ सकते हैं इस टाइप के सवाल, जेम्स टॉड इन्हें वल्लभी सिद्धांत का मानते हैं। अबुल फजल ने कहा था कि फारसी मूल के हैं, हम ऑलरेडी इन पर बात कर चुके हैं। और जैसे टॉड और ओझा का एक बहुत डिबेट है जो बहुत बार पूछा जाता है। टॉड भी एक हिस्टोरियन है, ओझा भी एक हिस्टोरियन है। उनका रहता है कि किस तरीके से इनकी उत्पत्ति हुई, उसके ऊपर उनकी एक डिबेट है। कर्नल टॉड गोहिलों का संबंध गुजरात से मानते हैं, और जबकि डॉक्टर ओझा इस मत को खंडन करते, उन्हें आनंदपुर यानी वडनगर गुजरात के मूल निवासी मानते हैं। तो दोनों मानते गुजरात के हैं, एक वल्लभी के मानते हैं और एक वाडनगर के मानते हैं। इनका डिबेट देखने को मिलता है। आपसे सवाल पूछ सकते हैं, मैंने भी एक PYQ देखा है। विदेशी और विशुद्ध मत पे भी टॉड राजपूतों को विदेशी यानी बाहरी परंपरा से प्रभावित बताते हैं, और ओझा कहते हैं कि वो प्राचीन शिलालेखों और सिक्कों के आधार पर सिद्ध करते हैं कि गोहिल विशुद्ध भारतीय सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। वो कहते हैं कि वो भारत के ही थे, वहीं टॉड कहते हैं कि उनका एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस था। बात करते हैं साक्षर स्रोतों की, तो वो मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, जो हमने अभिलेखों में देखा कि कौन कौन से स्रोत हमको देखने को मिलते हैं। बात करते हैं किसकी? मध्यकालीन इतिहास की, जहां पे मेवाड़ का हमको स्वर्ण काल देखने को मिलता है। राणा हमीर जो सिसोदिया शाखा से बिलोंग करते थे, इन्होंने 1326 में चित्तौड़ को पुनः अधिग्रहण करा था और सिसोदिया राजवंश की स्थापना और मेवाड़ को पुनरुत्थान नींव रखी थी। मतलब देखिए, ऐसा कभी नहीं होता है कि एक बार कोई राजा बन जाता है तो वो कंटिन्यू उस पर राज करते रहता है। युद्ध होते हैं, कोई उसको जीतने की कोशिश करता है, कुछ हिस्सा हार देते हैं, फिर हम उसको पुनः जीतते हैं। तो इस तरीके से राणा हमीर ने चित्तौड़ का जो किला है उसको पुनः उसका अधिग्रहण किया था और फिर से मेवाड़ को एक शेप देने की कोशिश की थी। और कुंभा ने कुंभा को हम क्यों इतना बड़ा आर्किटेक्ट क्यों कहते हैं? कि उन्होंने संगीत राज, संगीत मीमांसा और रसिक प्रिया जैसे महान ग्रंथों की रचना की है। सोचिए, एक राजा जो आर्किटेक्ट तो था ही इतना अच्छा, बल्कि इतना अच्छा लेखक भी था। संगीत की उसको इतनी नॉलेज थी कि उन्होंने संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया जैसे महान ग्रंथों की क्या की है? रचना की है। इसके बारे में बात करते हैं राणा कुंभा के बारे में। मध्यकालीन इतिहास के अनूठे युग पुरुष उनको कहते हैं, काफी बड़े आर्टिस्ट थे वो। बात करते हैं महाराणा प्रताप एवं हल्दीघाटी युद्ध की। इस पर भी सवाल बनते हैं। महाराणा प्रताप आपको पता ही है, उनके बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है। इनका जन्म 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ में ही हुआ था। 2 सवाल बनते हैं मेन, एक जन्म कहाँ हुआ था, दूसरा इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, एक है कुंभलगढ़, दूसरा है गोगुंदा।
इनका राज्याभिषेक किस में हुआ था? गोगुंदा में हुआ था 1572 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 में। ऐतिहासिक युद्ध है, किसके अगेंस्ट हुआ था? मुगल सेना के, जिसको कौन लीड कर रहे थे? राजा मान सिंह लीड कर रहे थे। अब तक मैंने इतना सब आपको पढ़ाया, एक भी सवाल आपसे नहीं पूछा। अब मैं आपसे पहला सवाल पूछती हूँ और मैं पक्का देखूंगी कौन इसका जवाब देता है। तो राजा मान सिंह बिलोंग्ड टू विच डायनेस्टी? जो भी बच्चा थोड़ी भी सिंसियरली पढ़ रहा है, इस सीरीज को देख रहा है, या कहीं से भी उसने इतिहास के बारे में थोड़ी भी जानकारी रखी है, वो इस जवाब को तुरंत दे पाएगा कि मान सिंह किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, किस वंश से बिलोंग करते थे। प्रताप का एक घोड़ा था जो वफादार था, जिसका नाम था चेतक। झालावीरा, जिन्होंने प्रताप को मुकुट धारण किया था। हकीम खान सूरी कौन थे? एकमात्र मुस्लिम थे और वो मुस्लिम सेनापति थे। इसी को कहते हैं कि हमारा इतिहास इतना कल्चरली रिच रहा है कि मुगल की तरफ से जो सेनापति लड़ रहा था वो हिंदू था, महाराणा प्रताप की तरफ से जो सेनापति लड़ रहा था वो मुसलमान था। उनका नाम क्या था? हकीम खान सूरी। और भील राजा राणा। इतिहासकारों के मत के अनुसार हल्दी घाटी की हम बात करते हैं, अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध और बदायूं से गोगुंदा का युद्ध कहा है। यानी कि ये हल्दी घाटी के युद्ध के दो अलग अलग नाम हैं। यूपीएससी में भी हल्दी घाटी के ऊपर सवाल पूछा जा चुका है कि उसको हल्दी घाटी का युद्ध क्यों कहते हैं, हल्दी येलो कलर वाला युद्ध क्यों कहते हैं। दिवेर विजय 1882 में युद्ध के बाद प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध यानी छापामार पद्धति जारी रखी और दिवेर के युद्ध में मुगलों को हराकर बड़ी सैन्य शक्ति प्राप्त की। गुरिल्ला वॉरफेयर यानी कि छापामार युद्ध, ये एक बहुत बड़ी रणनीति हुआ करती थी युद्ध जीतने की, जो हमको यहां से देखने को मिलती है, जिसको भी मुगल सीख नहीं पाए चाहकर भी कभी। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अब आप बताइए कि इसको हल्दी घाटी का युद्ध क्यों कहते हैं? हल्दी का यहाँ पे क्या रेलेवेंस है? वाई हल्दी? ये ऑलरेडी एक यूपीएससी में पूछा जाने वाला प्रश्न है, जिसने पीवाईक्यूज देखे होंगे वो तुरंत इसका जवाब कर देगा। इसी स्लाइड से आपके दो सवाल बन चुके हैं, दोनों सवालों का जवाब सीक्वेंस में दिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इस तरीके से आप उनका जवाब दिया कीजिए। आप ये मत सोचिए कि वीडियो खत्म हो जाएगी तब आपको उसका जवाब देंगे। वीडियो को पॉज किया करिए, या तो तुरंत जवाब दिया करिए, या फिर कंटिन्यू करके एक साथ लास्ट में जवाब दिया कीजिए, बट आप आंसर्स फाइंड करना सीखिए। अब हम कुछ कल्चर के बारे में बात करते हैं। कुछ लोक देवता हैं किसके? उदयपुर के, जिसमें कौन कौन आता है? श्रीनाथ जी आते हैं, एकलिंग आते हैं, चारभुजा जी आते हैं, ऋषभ देव और सावरिया सेठ। ये कौन है? कुछ लोकल गॉड यानी कि वहां के लोक देवता हैं। बात करते हैं फेयर एंड फेस्टिवल्स की, जिसमें हमको प्रहलाद मेला देखने को मिलता है, गरारी फेस्टिवल जो कि भील ट्राइब सेलिब्रेट करती है, हरियाली अमावस्या, गैर डांस और तेरह ताली। गैर एक डांस का फॉर्म है और मांड जो है वो एक म्यूजिक यानी कि गाने की फॉर्म है। बात करते हैं चित्रकला की, तो मेवाड़ पेंटिंग तो फेमस है ही, इसके अलावा ये नाथ द्वारा स्कूल से बिलोंग करती है और पिछवाई पेंटिंग भी है। इनका थीम क्या होता है? मेनली किस विषय पर ये बनाई जाती है? ये बनाई जाती हैं कृष्ण के अराउंड, कृष्ण की रासलीला के अराउंड ये पिछवाई पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो कौन से हैंडीक्राफ्ट फेमस है उदयपुर में? मिनीचर पेंटिंग्स यहाँ देखने को मिलती है और हमको यहाँ थेवा आर्ट देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के ज्योग्राफी के बारे में। राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में हम जानेंगे। राजस्थान की जो डिस्ट्रिक्ट है आप देख सकते हैं उदयपुर, हमको इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ मेन फैक्ट्स ये हैं कि इसकी जो लैटिट्यूड्स हैं यानी कि इसकी जो वो है वो 24.5 उत्तर में, और ये इस टाइप से लोकेशन पे देखने को मिलता है ये उदयपुर में। इसके उत्तर में राजसमंद है, पूर्व में चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ है, दक्षिण में डूंगरपुर बांसवाड़ा है और पश्चिम में सिरोली और पाली है। प्रशासनिक विवरण की बात करें, पॉलिटिकल एक्सपेंशन की बात करें तो यहाँ पे जिला मुख्यालय में उदयपुर है, संभाग मुख्यालय भी उदयपुर है, नगर निगम 2013 में स्थापित हुआ था यहाँ पे, और तहसीलें यहाँ पे कितनी हैं? 12। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक संरचना। आपको मैंने जैसे बताया कि उदयपुर इतना खूबसूरत क्यों है, क्योंकि वो चारों तरफ से पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है, अरावली से घिरा हुआ है, लेक से घिरा हुआ है। तो ये है उसकी हमारी भौतिक भूगोल, यानी कि उसका भौतिक भूगोल कैसा है। अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है, विश्व के प्राचीनतम वरित पर्वतमाला में से एक है। कौन है? अरावली। प्रमुख भू आकृतिक भाग में उत्तरी पठारी क्षेत्र है, पूर्वी में जलोढ़ के मैदान है और दक्षिणी में वनाच्छित पर्वतीय क्षेत्र है। देसुरी नाल यानी कि जो वहां पे वो है देसुरी नाल है और साउ के दर्रा, ये दर्रे हैं कहाँ? जोधपुर में, जो हमको पश्चिमी राजस्थान से कनेक्ट करते हैं। बात करते हैं यहाँ की जलवायु की। यहाँ का जो प्रकार है BSH
है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी, सेमी एरिड और अर्धशुष्क यहाँ पे देखने को मिलता है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक गया है और यहाँ पे न्यूनतम तापमान उतना ही जाता है, लगभग 1 से 2 डिग्री। ये कुछ झीलें हैं, किसने बनवाई हैं ये सब देख लेते हैं, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे आपसे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, झील पहली है पिछोला, सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसको किसने बनवाया था? इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराणा लाखा। लेटर महाराणा उदय सिंह ने इसको एक्सपेंड किया था, जिन्होंने उदयपुर का भी फाउंडेशन रखा है। बात करते हैं फतेह सागर की, जो कि एक सोलर ऑब्जर्वेटरी है। इसको कहते हैं देवली तालाब। ये महाराणा जयसिंह ने बनवाया था और इसको एक्सपेंड किया था किसके नाम पे? महाराणा फतेह सिंह के नाम पे 1888-1889 में। बात करते हैं स्वरूप सागर की, जो कि जल नियंत्रण के काम आता है। महाराणा स्वरूप सिंह का कार्यकाल 1842-1861। इसे पिछोला और फतेह सागर को जोड़ने के लिए बनाया गया था। किसको? स्वरूप सागर को। बात करते हैं रंगसागर झील की, जो झील श्रृंखला, जो चेन है झील की, उसका एक पार्ट है। महाराणा अमर सिंह द्वितीय द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। उदय सागर झील जो बैराट नदी के उसके किनारे पे है, मतलब बैराट नदी के ऊपर निर्मित है। महाराणा उदय सिंह द्वितीय द्वारा इसका निर्माण कराया गया था 1559 से 1565 के बीच में। अब जयसमंद, बहुत इंपॉर्टेंट झील है जयसमंद। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है जयसमंद। गोमती नदी पर बांध बनवाकर महाराणा जयसिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। कवि रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा रचित जयसमंद प्रशस्ति में इसका उल्लेख है और राज प्रशस्ति महाकाव्य में भी इसका विस्तृत वर्णन हमको देखने को मिलता है। बात करते हैं हम चेन की, जो मैंने आपको बताया था कि एक जो झील होती है वो दूसरी झील से मिलती है, किसमें? उदयपुर में, जहाँ पे हमको चेन सिस्टम देखने को मिलता है। उदयपुर की इस अंतर संबंधित प्रणाली में पानी का प्रभाव बैराट नदी और आहर नदी से होते हुए पिछोला, फतेह सागर और उदय सागर तक की झीलों तक जाता है, ऐसे घूमता है। ठीक है, एक दूसरे में पानी मिल जाता है। रामसर वेटलैंड सिटी है, क्या है? उदयपुर। अब आपसे मेरा तीसरा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मैं पूछ चुकी हूँ कि 2 हैं वेटलैंड सिटी देश में, एक है उदयपुर, तो दूसरी कौन सी है? सेकंड वेटलैंड सिटी कौन सी है? दीजिए जवाब, मैं देखती हूँ किसको पता है। बात करते हैं सेंसस की। ये कुछ फैक्ट्स हैं, मैं बस आपको बता देती हूँ। आप चाहें तो रोक कर वीडियो को इनको पढ़ लें, लिख लें, तभी आपको याद होंगे, शायद एक बार में आपको समझ में ना आए। सेंसस की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 4,51,000 नगर जनसंख्या है। उपनगर में 4,74,000 के लगभग है। 2019 की अनुमानित जनसंख्या लगभग ऑलमोस्ट 7 लाख के आसपास थी, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट फिगर देखें तो 6.63। साक्षरता लगभग 90% है। पुरुषों की 95%, 95.41% है, जो कि काफी ठीक है। महिलाओं की 85.08% है। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो कुल 928 है। बाल लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्षों के बीच में 866 है। उदयपुर में हमको बहुत सारे जैन लोग भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि उदयपुर में एक तीर्थ स्थल है रणकपुर नाम का, जहाँ पे जैन काफी संख्या में आते हैं। तो जो जैन की पॉपुलेशन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन देश में और कहीं देखने को नहीं मिलती है। राजस्थान वैसे भी जैन तीर्थों के लिए काफी माना जाता है। बात करते हैं प्रमुख शैक्षणिक संस्थान की, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, जहाँ पे आता है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय MPUAT, राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय और IIM उदयपुर। ये 2011 में बना था। प्रमुख भाषा में आप देख सकते हैं हिंदी है 54%, मेवाड़ी है 23%, राजस्थानी लगभग 11% है, उर्दू 3%, सिंधी कितनी है? 2.97। इसके अलावा मारवाड़ी, वागड़ी और गुजराती भी बोली जाती है। क्यों बोली जाती है गुजराती? क्योंकि उदयपुर अपना बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? गुजरात के साथ, तो कल्चर इंटीग्रेशन तो हो ही जाता है। बात करते हैं धर्म की। ये हमको धर्म देखने को मिलता है, जैसा कि हमने बताया था, जैन की पॉपुलेशन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बात करते हैं अर्थव्यवस्था, खनन एवं कृषि की। उदयपुर में सबसे ज्यादा जो चीजें होती हैं, टूरिज्म होता है वहां पे, और कृषि किस लिए होता है? जो इकोनॉमिक्स में हेल्प करता है। तो क्या है? सबसे ज्यादा टूरिज्म होता है, माइनिंग होती है, हैंडीक्राफ्ट का काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है और एग्रीकल्चर होता है। ये कुछ खनिज और एवं प्राकृतिक संस्थान, यानी खान उत्पादन में हम सेल वैल्यू में सबसे फर्स्ट आते हैं। कौन आता है? उदयपुर। किसमें? सेल वैल्यू में प्रथम स्थान हासिल करता है। इसके साथ साथ खनन राजस्व में द्वितीय स्थान है इसका। अब हम प्रमुख खनिजों की बात करते हैं जो हमको उदयपुर में देखने को मिलते हैं। पहला है जावर की, जो हमारी माइंस है, बहुत फेमस है जावर की माइंस। उसमें लेड जिंक, यानी विश्व के प्राचीनतम जिंक स्मेल्टिंग सेंटर्स, यानी कि गलाने के जो मैंने को बताया ना, धातु गलाने के संस्थान, जो हमको सोर्सेस में भी देखने को मिला था, वो हमको यहाँ देखने को मिलता है। 14वीं शताब्दी के प्रमाण है यहाँ पे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यहाँ का प्रमुख क्षेत्र में है।
रॉक फॉस्फेट यहाँ देखने को मिलता है। सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पे रॉक फॉस्फेट का है, ये आपके लिए होता है वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं टेल की। टेल क्या होता है? जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी चीजों को थोड़ा स्मूथ करने के लिए यूज किया जाता है, उसमें टेल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मार्बल हो गया, बेराइट्स हो गया, वॉल्स्टरटाइन हो गया एंड लाइमस्टोन हो गया। वन प्रकार, यहाँ पे वन किस प्रकार के हैं? शुष्क पर्णपाती वन है, यानी ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। यहाँ पे प्रमुख वृक्ष में क्या है? सागौन है, ढोक है और सालार है। प्रमुख जनजातियां में यहाँ पे क्या आती है? भील, गैरासिया और मीणा। मीणा हमने जयपुर में भी देखी थी। यहाँ पे हमको मेनली भील और यहाँ के जो राजपूत है उनके बीच का इंटीग्रेशन देखने को मिलता है उदयपुर में। बात करते हैं जावर माइन की, जो मैंने आपको बताया था बहुत फेमस है। विश्व की प्राचीनतम यानी जिंक को जो गलाने के क्षेत्रों में और केंद्रों में जिसका नाम आता है वो आता है किसका? जावर माइंस का। 14वीं शताब्दी के यहाँ पे हमको सोर्सेस देखने को मिलते हैं। इंडिजीनियस डाउनवर्ड डिस्टिलेशन का उपयोग किया जाता है चीजों को गलाने के लिए, और मैं आपको इसका ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कौन कौन से खनिज हमने देखे? रॉक फॉस्फेट, लिंक जिंक, सॉफ्टस्टोन, बेराइट, वोल्स्टरटाइन एंड ग्रीन मार्बल, ये सब यहाँ पे हैं। बात करते हैं राजस्थान में हमको कौन कौन से स्थान देखने को मिलते हैं। जैसे मैं आपको बता चुकी थी, प्रथम स्थान हमारा किस में है? सेल वैल्यू में है। द्वितीय स्थान किस में है? खनिज राजस्व में है। ये कृषि है। खरीफ में हमको कौन कौन सी फसल देखने को मिलती है? हमको देखने को मिलता है मक्का, ज्वार, रबी में गेहूं, सरसों। अन्य फसलों में कौन कौन है? अन्य फसलों में है दलहन, मूंगफली, बैंगन, टमाटर और लौकी। बली नौ, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ का जो जलवायु है वो सिमिलर ही है जो हमारे नॉर्थ के और वेस्ट की जो स्टेट्स हैं उनके शहरों के साथ साथ, तो कुछ बहुत अलग यहाँ पे उत्पादन हमको देखने को नहीं मिलता है। बट यहाँ पे जो मिनरल का कॉम्पोजिशन है, जो खनिज के जो क्षेत्र हैं, वो जरूर अलग है। बात करते हैं सिंचाई से। तो जैसा कि आपको पता है कि उदयपुर इज सिटी ऑफ लेक्स, तो यहाँ पे जो सिंचाई होगी खेतों में वो सबसे पहले किससे होगी? झील से होगी। अब आपका चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जिन्होंने भी लास्ट क्लास सिंसियरली देखी होगी वो मुझे बताएंगे कि जयपुर में इरिगेशन के लिए सोर्स क्या था। ठीक है, जिसने क्लास सिंसियरली देखी है वो इस बात को बताएगा। जिसने नहीं देखी है, जो फर्स्ट टाइम इस क्लास को देखा है, रुको, पॉज करो, गूगल पे जाओ, सर्च करो एंड देन यू विल रिमेंबर दैट फैक्ट फॉर लाइफ। बात करते हैं कृषि अनुसंधान की। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का जो क्षेत्र है वो फेमसली कृषि अनुसंधान यानी कि रिसर्च के लिए बहुत फेमस है। मेवाड़ का जो हेरिटेज सर्किट है जो सरकार बना रही है, क्योंकि इससे वो सारे टूरिस्ट प्लेसेस को कनेक्ट कर सके, ऐसा ना हो कि कोई भी टूरिस्ट प्लेसेस पीछे छूट जाए, उसमें सर्किट्स बनाए जाते हैं सरकार द्वारा टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो चित्तौड़गढ़ है फिर मेवाड़ की प्राचीन राजधानी रहा है, 50-59 तक राजधानी था। यहाँ पे 3 जौहर हमने देखे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। यूनेस्को हिल फोर्ट यहाँ पे है। बात करते हैं कुंभलगढ़ की, जो हम देख चुके थे, राणा कुंभा द्वारा इसका निर्माण किया गया था। किस प्रशस्ति में इसका उल्लेख है? वीडियो बैक कीजिए, पता कीजिए, फिर आप कभी उस फैक्ट को नहीं भूलेंगे। जिस चीज की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम थोड़ा सा भी समय और एफर्ट लगाते हैं, वो फैक्ट या वो तथ्य हमको बहुत ज्यादा टाइम तक याद रहते हैं। जो चीजें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, हमारी आंखों से निकल जाती हैं, वो शायद हमको उतने टाइम तक याद ना रहे। राणा कुंभा द्वारा निर्मित है, यूनेस्को हिल फोर्ट है। यहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है और ये विशाल परकोटानी ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यहाँ पे हमें विशाल ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे उनका जन्म स्थान है तो हाँ, यहाँ पे है लिखा हुआ है, वरना मैं आपसे पूछती सवाल। हल्दी घाटी की हम बात कर चुके हैं। हल्दी घाटी के बारे में मैंने आपसे हल्दी घाटी के ऊपर एक प्रश्न भी पूछा था, जिसने जवाब नहीं दिया है, फिर से एम सिंह आंसर दीजिए उसका। महाराणा प्रताप बनाम मान सिंह का जो युद्ध हुआ था, पीली मिट्टी के कारण इसका नाम है। जवाब तो यही लिखा हुआ है। गोगुंदा की बात करते हैं। 1572 में महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में हुआ था, और हल्दी घाटी के युद्ध से ये जोड़ा जाता है। बात करते हैं नाथद्वार की। श्रीनाथ जी मंदिर वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ है। फिर रणकपुर को जोड़ा गया है। यहाँ आदिनाथ जैन का मंदिर है, संगमरमर की यहाँ पे नक्काशी है। 1444 जो पिलर्स हैं वो बने हुए हैं यहाँ पे, और सबकी अलग अलग डिजाइन है। जयसमंद झील भी इस सर्किट में आती है, महाराणा जयसिंह द्वारा ये बनाई गई थी। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे हमको बर्ड्स भी देखने को मिलती हैं बहुत सारी। और ऋषभ देव यानी कि केसरिया जी यानी प्रथम जो तीर्थकर थे ऋषभ देव, वो भी इस सर्किट का हिस्सा हैं। मैं बात करते हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति यानी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज कौन कौन है। इसमें पहले है महाराणा प्रताप, इनका जन्म कुंभलगढ़ हम बात कर चुके हैं। ये बस एक फैक्ट है, आपको बस सब कुछ रिवाइज कराने के लिए। राज्याभिषेक 1572 में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। दिवेर पे विजय इन्होंने 1582 में पाई। चावड़ को इन्होंने राजधानी बनाया। राजपूत स्वाभिमान का ये प्रतीक माने जाते हैं। इसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये सारी डेट्स। आपसे क्रोनोलॉजी में आरडीएस सवाल पूछ सकता है कि महाराणा प्रताप से रिलेटेड इन सभी डेट्स को सीक्वेंस में लगाइए,
और इनसे मैच द फॉलोइंग करा सकता है, कौन सी चीज कहाँ पे हुई थी, क्योंकि इनसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी तो क्या ही होगी। बात करते हैं राणा कुंभा की, दुर्ग निर्माता के नाम पे इनको जानते हैं। इन्होंने 3 किताबें लिखी थी, संगीत राज, संगीत मीमांसा और एक किताब और थी, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। जिसको नहीं पता है चलो मैं फिर भी बता देती हूँ आपको, ठीक है। संगीत राज, संगीत मीमांसा और रसिक प्रिया नाम की किताब लिखी थी। बात करते हैं गोविंद गुरु की। गोविंद गुरु संत सभा, भील समाज सुधार के लिए इन्होंने काम किया और मानगढ़ आंदोलन में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। मानगढ़ आंदोलन 1913, आप ये डेट याद रखते हैं। संत सभा की डेट भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ऐसे सवाल आते हैं जो आजादी के बाद के हैं, उनमें मोस्टली डेट्स आती हैं, किसने वो सभा बनाई वो डेट्स आती हैं, किसने उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन की, ऐसे सवाल आते हैं, इसलिए आपके लिए डेट्स इंपॉर्टेंट है। लास्ट में है मोतीलाल तेजावत, एक ही आंदोलन में इनका हिस्सा रहा है 1921 में। मेवाड़ प्रकार नाम का जो संकलन है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। और दत्तभाव गोलीकांड 1922 में जो हुआ था उसमें भी इनका रोल रहा है। माणिक्यलाल वर्मा की बात करते हैं, इनको मेवाड़ प्रजा मंडल का हिस्सा मानते हैं। 24 अप्रैल 1938 में ये फॉर्म हुआ था। इसके बाद में ये उसके प्रथम महासचिव बने। नारायणी देवी वर्मा एक फेमिनिस्ट थी जो नारी आंदोलन और औरतों की शिक्षा और औरतों के हक की बात करती थी। ये हो गई आपकी उदयपुर की पूरी क्लास, यानी वन स्टॉप सोल्यूशन। इसमें आपने इतिहास देखा, कल्चर देखा, ज्योग्राफी देखी, भूगोल देखा, सारी झीलें देखी, किसने बनाई, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख, सब कुछ हमने डीपली कवर किया है और सिर्फ उन्हीं तथ्यों और फैक्ट्स पे ध्यान दिया है जो एग्जाम पीओवी से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ जिसको भी इसके लिए रिवाइज करना हो, जिसने रिटन नोट्स नहीं बनाए हैं, वो इस पीडीएफ को ले सकता है किससे, हमारे टेलीग्राम चैनल से, दृष्टि RAS यूट्यूब से। यहाँ पे आपको क्लासेस का लिंक और उनकी पीडीएफ मिल जाएंगी। इसी के साथ लास्ट में फाइनल क्वेश्चन, जिसने भी बाकी सबका जवाब दिया है, आई रियली अप्रिशिएट। मैं आपके आंसर्स देखती हूँ, लेकिन इसका जवाब तो सबको ही देना है जिसने उन सब क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया है। फिर भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने ये लेक्चर थोड़ा भी ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आएगा। राजस्थान में सौर वैधशाला यानी सोलर ऑब्जर्वेटरी कहाँ है? 1 उदयपुर, 2 जयपुर, 3 अजमेर, 4 जोधपुर और 5 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आपका जवाब क्या है? 1, 2, 3 या 4 कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसी तरह जिला विशेष की इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए, जहां पे हम आपको एक ही जगह सब कुछ कवर कराएंगे, आपकी तैयारी को मजबूत करेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।